आप सब पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, आज सबसे पहले मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं कि आज लेट आपके बीच में आए। आज जब से ये हरियाणा मांगे अभियान यात्रा शुरू करी है, आज 35वां हल्का, पुंडरी हल्का 35वां हल्का, 34 हल्के करके मैं आपके बीच में मैं आया हूं। लेकिन आज देर से इसलिए आए क्योंकि जैसे बता रहे थे कि हमारी खिलाड़ी बहन विनेश फोगाट, आज उनका वतन वापसी थी, एयरपोर्ट पर पहुंची, उनके मान सम्मान में हम गए। आज से 4-5 दिन पहले जो हमारे भाई नीरज चोपड़ा हैं, उनके घर कांजा गांव में, पानीपत में, उनके घर, उनके परिवार को बधाई देने के लिए जिस दिन उनका मेडल आया था, मैं उनके घर भी गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ना तो कोई वहां दिखा, ना नीरज चोपड़ा जी के हमारे गांव में उनके घर पे कोई सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई दिखाई दिया, ना एयरपोर्ट पे आज कोई विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से दिखाई दिया। खैर वो बात अलग है, उन बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज आपके बीच में थोड़ा लेट जरूर आए, इसलिए थोड़ा बोल के और फिर जो जिस काम के लिए आए पद यात्रा चलेंगे। 10 साल बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 10 साल बीजेपी की सरकार से, खट्टर सरकार से, खट्टर दुष्यंत सरकार से, नायब सरकार से, इस बीजेपी की सरकार से ठीक लिए या कसर बाकी रह रही है, नहीं बताओ। और इसीलिए हम इनसे हिसाब पूछ रहे हैं। आपको याद होगा 1.5 महीने पहले अभियान शुरू किया था, तब कांग्रेस ने इनसे 15 सवाल पूछे थे और इस अभियान को लेकर मैं घर घर में निकला था। 1.5 महीने से दिन रात पद यात्रा के माध्यम से सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं। बड़े सीधे सवाल थे कि 10 साल के बाद, बीजेपी की सरकार के बाद जो हरियाणा विकास में, खुशहाली में नंबर 1 हुआ करता था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया? क्यों हरियाणा का नौजवान आज विदेशों में पलायन पे मजबूर हो गया? घर बार बेचकर, उधार लेकर, डोंकी के रास्ते, जान हथेली पे रख के विदेशों में मजदूरी करने पे मजबूर क्यों हो गया? हो गया कि नहीं हो गया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हरियाणा का नौजवान आज हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, आज पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा में क्यों हो गया? हम इन सरकार से पूछना चाहते हैं। देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में क्यों हो गया? देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, सबसे ज्यादा वैट, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। 70,000 करोड़ का कर्जा होता था हरियाणा पे, इन 10 साल में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा इस सरकार ने पहुंचा दिया। कोई काम तो भलाई का किया नहीं, लेकिन हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार दिया। सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में। नारा उसके बाद देते हैं, क्या नारा देते हैं? नॉन स्टॉप हरियाणा। नारायण सिंह जी कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे, मेरा नाम लेके कह रहे थे कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम तो नॉन स्टॉप सरकार दे रहे हैं लोगों को, नॉन स्टॉप। सही बात है नायक जी, मुख्यमंत्री जी नॉन स्टॉप तो दे रहे हैं, लेकिन नॉन स्टॉप क्या दे रहे हैं? बीजेपी 10 साल की सरकार मतलब नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार, नॉन स्टॉप नशा, नॉन स्टॉप अपराध, ये नॉन स्टॉप आप दे रहे हो। और अगर फुल स्टॉप लग गया तो विकास पे फुल स्टॉप लग गया, गरीब आदमी की योजनाओं पे फुल स्टॉप लग गया। 100 गज के प्लॉट की स्कीम हमारे समय थी गरीब आदमी के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, पुंडरी हल्के के किसी गांव में किसी गरीब को 10 साल की बीजेपी की सरकार में 100 गज का प्लॉट मिला भाई? मैं पूछना चाहता हूं आपको। फुल स्टॉप लग गया 100 गज के प्लॉट पे, फुल स्टॉप लग गया मकान पे। इंदिरा आवास योजना के मकान आया करते, मकानों के फॉर्म भरवाए मगर मकान नहीं आए। पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की इंदिरा पेयजल योजना के नाम से एससी परिवारों के लिए स्कीम थी, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। पीने के पानी की टंकी टूटी तो मिली नहीं, मगर गरीब परिवारों को आपने बिजली पानी के बिल पकड़ाने का काम किया। आपने किसान के सम्मान पे फुल स्टॉप लगा दिया। आपकी सरकार ऐसी सरकार साबित हुई, काम कुछ किया नहीं, लेकिन हर वर्ग का अपमान, 750 किसानों की
जान की कुर्बानी लेने वाली, अगर देश के इतिहास में लिखा जाएगा काले अक्षरों में, 75 साल में 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर कोई सरकार साबित हुई तो ये बीजेपी की सरकार साबित हुई। आज तक सहानुभूति के दो शब्द बीजेपी के किसी नेता के मुंह से नहीं निकले किसान के लिए। क्या वो किसान देश का हिस्सा नहीं थे? हमारे सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए तो कर्मचारियों पे लाठी चलाने वाली ये सरकार, हमारी बेटियां अपने लिए इंसाफ मांग रही थी। क्या कसूर था दिनेश फोगाट का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, इन बेटियों का? ये केवल ये कह रही 6 ओलंपिक विजेता बेटियां कह रही थी हमारे साथ गलत हुआ। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे बिठाए रखा, सब दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम किया गया इन बेटियों को जो ओलंपिक में मेडल लेके आई हैं, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने जज के आदेश पर एफआईआर दर्ज करी। ये वही बेटियां हैं जिनके मेडल आते हैं तो इनको टेलीफोन करते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री, सारे मंत्री टेलीफोन करते हैं, लेकिन 6 महीने तक किसी मंत्री को इनका टेलीफोन उठाने की फुर्सत नहीं मिली। और अहंकार इतना कि बाबा साहब के संविधान को तोड़ने की बात करने लगे। बोला 400 पार, 400 पार, बोला बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं ये बीजेपी वालों को 400 पार की तो हवा निकाल दी। आपकी अल्पमत की सरकार आ गई, जैसे हरियाणा में अल्पमत की सरकार है, देश में भी अल्पमत की सरकार आ गई 240 में। और जब हमारे सारे सांसद गए संसद में, आपने देखा होगा, तो हमने जब शपथ ली विपक्ष के सांसदों में, तो हमने शपथ लेने के साथ एक नारा दिया, जय संविधान। बीजेपी वालों को बड़ी तकलीफ होती थी जब हम बोलते थे जय संविधान। और उसके बाद स्पीकर साहब की तरफ से कहा गया कि ये जय संविधान बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा देश की संसद में 550 सांसदों में मैं अकेला ही तो था, अकेला भले था, लेकिन मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि स्पीकर साहब ये देश तो जय संविधान से चलेगा, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने सुना होगा। और उसके बाद बोला, स्पीकर साहब ने क्या कहा उसके बाद बोला बैठ जाओ। कहा कि नहीं कहा? आपने देखा? किसी ने देखा? हाथ आगे बताइए भाई। कहा कि भाई बैठ जाओ। बोला बैठ जाओ। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, आप हमें तो कह सकते हो बैठ जाओ, लेकिन ये देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान है, इसको बैठने नहीं देंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं ये इसको ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 महीने 1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देकर महंगाई की कमर लगाने की, महंगाई की कड़ लगाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग को उचित मान सम्मान दिलवाने की लड़ाई, हर वर्ग का मान सम्मान हो हरियाणा प्रदेश में, हर वर्ग का सम्मान हो, किसी वर्ग को सड़क पर न आना पड़े, किसी वर्ग को घसीटा ना जाए, किसी वर्ग को जान की कुर्बानी 1.5 2 साल तक धरने ना देने पड़े। 10 साल हमारी भी सरकार रही, किसी को धरना देना नहीं पड़ा, पुलिस को कहीं लाठीचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपस में भाईचारे, खुशहाली, अमन चैन, शांति से हरियाणा आगे बढ़ा। एक भी आंदोलन नहीं हुआ था, मगर इनकी सरकार में आपने देखा। और जब इनसे हिसाब मांगते कि हिसाब को 10 साल हरियाणा का बट्टा क्यों बैठा, तो क्या कहते हैं दिल्ली से इनके नेता आके कहते हैं हम हिसाब नहीं देते, हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो लेने वाले हिसाब, हम तो कांग्रेस से हिसाब लेंगे। बड़े बड़े नेता आए दिल्ली से, कहा कि हुड्डा साहब आपको हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो आपसे हिसाब लेंगे। मैं कहना चाहता हूं जो दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, उनको बताना चाहता हूं ये महाभारत की भूमि है हरियाणा, कहीं और आप हिसाब दो ना दो, ये महाभारत की भूमि है। ये यहाँ तो बड़े बड़ों का हिसाब हुआ है,
ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। ये हरियाणा का आदमी सच्चा हो सकता है, सीधा हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, ठगा जाता है। मैं पिछले 20 साल से देश की सबसे बड़ी संसद का सदस्य हूं। 5वीं बार आपके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला। बहुत छोटी उम्र में शायद देश में शायद किसी को ना मिला हो। मैं देखता हूं जहां देश की राजनीति की बिसात बिछती है, हरियाणा का आदमी वहां ठगा जाता है। आज भी हम देख रहे हैं देश में 29 प्रदेशों में सबसे कम बजट इन्होंने हरियाणा को दिया है। और बजट छोड़ो, खेल बजट भी 29 प्रदेशों में सबसे कम खेल बजट, 2200 करोड़ का खेल बजट आया। 500 करोड़ गुजरात को मिले, 20%। और हरियाणा के बातें देश में सबसे कम 29 प्रदेशों में केवल 65 करोड़ हरियाणा के बाटे आए। हमें ठगा आप ठगने का काम करते हो। हमें किसी दूसरे प्रदेश से द्वेष नहीं है, मगर देश में सबसे कम खेल बजट सबसे कम हरियाणा में क्यों हो, इस बात का आपको बताना चाहिए। आज भी 6 मेडल आए हैं, हमें गर्व है। ओलंपिक में 5 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ी लेके आए हैं। आज हमें गर्व है अपने भाई नीरज चोपड़ा पर, हमें गर्व है अपनी बहन मनु भाकर पे, हमें गर्व है अपने भाई सरबजोत सिंह अंबाला से जो हैं उन पर, हमें गर्व है विनेश पे। मगर खेल बजट सबसे कम इस तरह। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल का हिसाब बीजेपी से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नहीं बताओ। तो भाई यूं बताओ कौन कौन, देखो पुंजी हल्का, भाई पुंजी हल्का जानदार हल्का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पुंजी हल्के में हमेशा भाई जो पुंजी हल्के के दिल में बात आई, सुनो हवा कैसे हुई, पुंजी हल्के के जो दिल में बात आई वैसा ही फैसला किया मिसाल के लिए। ठीक बात है। मान भाई देखो पुंजी हल्के को भाई पूरा हरियाणा मानता है, ईद के ने तो हमारी मान दिए भाई। मैं पुंजी हल्के से देखो भाई इस बार मैं पुंजी हल्के से कहना चाहता हूं, देखो बहुत से हमारे साथियों ने मेहनत करी है और पार्टी ईमानदारी से, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सारी बातों को देखकर जो भी फैसला करे। मगर इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में पुंडरी हल्के की पूरी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो भाई इस बार भाई देखो पुंडरी हल्के को मैं मान गया, इसके में भाई आप हमारी मानोगे तो एक बार हाथ हटा के बताओ आप भी मानोगे हमारी, तो चलेंगे। यहां से ये 2 शर्त हैं, बिल्कुल जोश के साथ होश में चलेंगे, अनुशासन से। ठीक बात है ना, जल्दीबाजी कोई नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। ज्यादा लंबा नहीं सफर है, छोटा करा दिया रास्ता क्योंकि आज लेट हो रहे थे, ज्यादा लंबा सफर नहीं है। जो है भाई ये हल्का तो वैसे ही किसान मजदूर का हल्का है, इसमें चलने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो भाई एक बार न्यू बताओ कौन कौन गांव आखिर तक चलेगा, न्यू हाथ करके बताओ भाई कौन कौन चलेगा। एक बार दोबारा बताओ कौन कौन चलेगा भाई, एक बार हाथ आ करके कौन कौन चलेगा साहब। और भाई चलोगे, सुनो चलो एक बार, एक अपने जो तख्तियां शुरू में भी देख ली थी, आखिरी पॉइंट पे तख्ती दोबारा दिखा देना, ठीक है, आखिरी पॉइंट पे, लेकिन बीच में मत दिखाना और बीच में एक दूसरे के नारे भी मत लगाना, ताकि हम आपस के बहुत अच्छी तरीके से प्यार में प्रेम से चले। तख्तियां नीचे रखना भाई, ये प्रस्ताव मंजूर है, तख्तियां नीचे रखोगे चलने में, चलने के टाइम को हाथ आ करके बताओ भाई ये प्रस्ताव। तो और आखिरी धार जहां पे आखिरी चौक पे रुकेंगे वहां पे तख्तियां दोबारा चाहे, उसकी कोई बात नहीं। तो है माता मंदिर पे, देवी मंदिर पे जहां खत्म करेंगे वहां पे आप दोबारा से तख्तियां दिखा देना, कोई बात बीच में नहीं, चलते टाइम नहीं। नंबर 1, बीच में कोई नारे नहीं मत लगाना, एक दूसरे के नारे केवल। और हम एक मीडिया की वैन है, मीडिया की वैन के पीछे हम चलेंगे, हमारे पीछे आप चलना, समझ गए भाई, हमारे पीछे चलना है आपको। मीडिया की वैन के पीछे सारे आपके सारे पुंडरी हल्के के लीडर्स चलेंगे, हम लोग सारे चलेंगे, नारे लगाते चलेंगे, बीजेपी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एक नारा लगवा दूं भाई, लगवा दूं, बीजेपी सरकार जवाब दो।
देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का हिसाब दो, देश में सबसे ज्यादा नशे का हिसाब दो, देश में सबसे ज्यादा विदेशों में पलायन पे मजबूरी का हिसाब दो। ठीक है भाई, इस तरह के नारे रहेंगे। 750 किसानों की कुर्बानी का हिसाब दो, तो भाई ये सारे नारे रहेंगे। लेकिन इसमें अनुशासन से तीन नहीं है, कई और है, वो तो बिजमल वाली हो। तो इसमें हम आगे चलेंगे, हमारे पीछे आप, और बड़े आराम से, भागा दौड़ी नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को भी चलना है। हम बड़े स्लो चलेंगे। हमसे आगे जो मीडिया की वेन है, उससे आगे जो जाएगा वो हमारे काफिले का हिस्सा नहीं माना जाएगा। हमसे पीछे रहिए भाई, बिल्कुल आराम से चलेंगे, ताकि बड़े बुजुर्ग भी साथ चले। ये बताओ कौन कौन चलेगा भाई, पक्की बात बताओ भाई। ठीक है, आखिरी पॉइंट पे मिलते हैं।